संजय जी, कार्यक्रम का समय हो चुका है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। कार्यक्रम का समय हो चुका है, तो मैं अब बस कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। जी। मेरी आवाज जा रही ठीक ठाक? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। चलिए। अभी हम फेसबुक पे लाइव भी हैं। हम्म। फेसबुक पे हैं, लाइव हैं हम, लाइव प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम। अरे वाह। तो मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने कार्यक्रम, आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है अपनी बात, डॉक्टर संजय आनंद के साथ। यह कार्यक्रम जो है फेसबुक पर लाइव प्रसारित हो रहा है, कुल 10 चैनल्स में प्रसारित हो रहा है, अनेक ग्रुपों में प्रसारित हो रहा है। देश विदेश से जो भी हमें देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। मित्रों, ये मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। आप जितने लोग जुड़ते हैं ये वे लोग हैं जिनकी साहित्य में, संस्कृति में गहरी रुचि होती है। आप प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं हमेशा की तरह जो वादा करता हूं वो वादा आज भी आपसे कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम को आप पूरा देखिए, और आपका मन में जो भी प्रश्न है वो आप नाम के साथ जो है अवश्य कमेंट्स में लिखिए। मैं उन्हें अपने कार्यक्रम में इसे सम्मिलित करूंगा, और जो हमारे मुख्य अभ्यागत हैं उनके समक्ष वो प्रश्नों को रखूंगा, और निश्चित ही जो है जो हमारे मुख्य अभ्यागत हैं वो उसका जो है प्रति उत्तर देंगे। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ जो है आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि भी जुड़े हैं जो यक्ष प्रश्न करते हैं। जैसा कि आप जो मेरे कार्यक्रम में पहले मुझे देख रहे हैं या मेरे कार्यक्रम में पहले आ चुके हैं, उन्हें मालूम है कि मैं यक्ष प्रश्न करने के लिए जो है एक विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करता हूं। तो आज का यक्ष प्रश्न करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होंगे, अभी अभी जुड़े नहीं हैं, बहुत ही शीघ्र वो जुड़ जाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। उनका नाम है श्री अशोक शर्मा अद्वितीय जी। आप जो है वरिष्ठ साहित्यकार हैं और भाषाविद हैं। आप एससीसीएल बिलासपुर में वरिष्ठ अभियंता थे, अभी रिटायर हो चुके हैं और पूरा समय जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देते हैं। ऐसे अशोक शर्मा अद्वितीय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जो है हमारे आज के विशिष्ट अतिथि होंगे और आदरणीय संजय जी से यक्ष प्रश्न करेंगे, और जूम के माध्यम से धीरे धीरे जो है और भी हमारे अतिथि जो है वो जुड़ते चले जाएंगे। वे उन सब का भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और करूंगा भी, जैसे जैसे वो जुड़ते चले जाएंगे। तो मित्रों, आज हमारे मुख्य अभ्यागत हैं हिंदी पत्रकारिता के आकाश के स्वदीप्त नक्षत्र, मेरे अभिन्न मित्र प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हिंदी पत्रकारिता से जुड़ा कोई भी जागरूक व्यक्ति जो हिंदी पत्रकारिता से सरोकार रखता है, ऐसा नहीं होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रोफेसर संजय द्विवेदी के नाम और उनके कृत्यों से परिचित ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो उनसे मेरा परिचय बहुत पुराना है। वे उनके बड़े संघर्ष के दिन से मैं याद कर रहा हूँ, 2006 से 2010 के बीच का समय, जब वो पहले बिलासपुर और फिर रायपुर में हरिभूमि दैनिक भास्कर में उन्होंने बड़ी जानदार पत्रकारिता उस समय की थी, और अपनी एक अलग पहचान उस समय भी वो बना चुके थे। अब उसी समय नया नया खबरिया चैनल बिलासपुर रायपुर में आया था जिसका नाम था जी छत्तीसगढ़ न्यूज, उसके साथ भी वो जुड़े थे, तो उन्हें उसी समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम करने का अवसर मिला था। उसके बाद आप भोपाल जाके बस गए, बहुत दूर हमसे, लेकिन दिलों में आज भी बसते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग आज भी उनको अतिशय प्रिय हैं और उनको बहुत याद करते हैं। उनकी बहुत सारी सुखद स्मृतियां जो है हम छत्तीसगढ़ वालों के साथ है। ऐसे संजय द्विवेदी जी, आप प्रोफेसर हैं, आप विश्वविद्यालय में जल संचार विभाग के हेड हैं, और आपकी विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट योग्यता को देखते हुए भारत सरकार ने आपको भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक भी नियुक्त किया था, और आपने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और राष्ट्रीय स्तर पर आपने संस्था को भी एक पहचान दी और आपने अपनी भी एक अलग पहचान बनाई। तो मित्रों, मैं संजय द्विवेदी जी के लिए एक बात कहूंगा कि जिसकी संजय द्विवेदी जी वह प्रतिभा हैं जिनके शरीर में रक्त के साथ पत्रकारिता बहती है। ऐसे संजय द्विवेदी जी आज हमारे मध्य उपस्थित है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जो मेरे कार्यक्रम में पहले आ चुके हैं वे जानते हैं कि जो मेरे मुख्य अभ्यागत होते हैं जिन्हें मैं आमंत्रित करता हूं, उनके विषय में, उनके कृत्य के विषय में, उनकी प्रतिभा के विषय में मैं टिप्पणी अवश्य करता हूं। तो आज की टिप्पणी मेरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर संजय द्विवेदी का समर्पण हिंदी पत्रकारिता के लिए वैसा ही है जैसा सनातन संस्कृति में वर्णित पतिव्रता नारी का अपने पति के लिए बताया गया है। वे पत्रकार भी हैं और शिक्षक भी। ये दोनों उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के दो मुख्य आयाम हैं। हिंदी पत्रकारिता को अधिक व्यवहारिक व जन स्वीकार बनाने में आपका योगदान अतुलनीय है। मैं एक पश्चिमी विद्वान रॉबर्ट माइनॉर को कोट कर रहा हूँ, जर्नलिज्म इज नॉट अ प्रोफेशन और अ ट्रेड, इट इज अ क्रूसेड फॉर ट्रुथ।
अगर मैं हिंदी में कहूँ तो पत्रकारिता कोई पेशा व्यापार नहीं है, सच के लिए एक मुहिम है। हालांकि इस पश्चिमी विद्वान ने क्रूसेड शब्द का अनुप्रयोग किया। क्रूसेड शब्द जो है वो ईसाइयों के धर्म युद्धों के लिए होता है, परंतु मैं समझता हूँ कि उस विद्वान का आशय यहाँ पर सत्य के लिए संघर्ष था। तो इसे हम इस रूप में कह सकते हैं कि पत्रकारिता कोई पेशा या व्यापार नहीं है, यह वास्तव में सत्य के लिए एक प्रकार का संघर्ष है। तो ये मेरी आज टिप्पणी थी आदरणीय संजय जी के लिए। आप, मैं समझता हूँ कि संजय जी मेरे पद पर मेरे प्रश्नों के लिए तैयार होंगे। संजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने इस बहुत ही चर्चित मंच पर मौका दिया। जी, तो मेरा पहला प्रश्न तो संजय जी ये है कि भाई ऐसा था कि बिलासपुर में थे, फिर रायपुर में प्रिंट मीडिया में थे, फिर थोड़े समय तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पत्रकारिता की, तो और फिर अभी भोपाल में आप प्रोफेसर हैं तो भी वहाँ पे जर्नलिज्म ही पढ़ाते हैं। तो भाई मेरा प्रश्न तो पहला यही है आपसे कि भाई जैसे बचपन में लोग सपने देखते हैं कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बच्चा बोलता है मैं सीए बनूंगा, तो संजय द्विवेदी ने बचपन से ही तय कर लिया था भैया हमको पत्रकार ही बनना है, कुछ ऐसा था? क्या स्मृतियां हैं आपकी उस कालखंड की, हम हमारे दर्शकों से साझा करिए। हमारे परिवार में लिखने पढ़ने का बहुत वातावरण था। हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर परमात्मा नाथ द्विवेदी हिंदी के प्राध्यापक थे। हालांकि हम लोग बड़े छोटे शहर में थे, बस्ती नाम का शहर है, गोरखपुर अयोध्या के बीच में है। तो हमारे घर में एक माहौल ही था, हिंदी के अध्यापक होने के नाते एक संस्था भी चलाते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी परिषद। तो बहुत सारे लोग जो है साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे घर में आया जाया करते थे। एक जो बाल मन पर एक प्रभाव पड़ता है सारे वातावरण का, मुझे लगता है उस परिवेश ने मुझे बनाया। और जब परिवेश आपको गढ़ता है तो आप एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं सत्य कहूं तो मैंने किसी प्रकार की कोई तैयारी किसी भी परीक्षा की नहीं की, कुछ बनने के लिए नहीं की। मन में एक सपना था मैं किसी दैनिक अखबार का संपादक बनूं। ये सपना मुझे एक बहुत छोटे शहर में आया जहां दिल्ली के अखबार भी दूसरे दिन पहुंचते थे, जनसत्ता और नवारा टाइम्स। तो ये अपने आप में एक सोच वहां बनी और ईश्वर की कृपा रही, महामाया रतनपुर की कृपा मेरे ऊपर रही कि जो है वो सपना बहुत कम उम्र में पूरा हो गया। मैं 24 साल की उम्र में दैनिक अखबार का संपादक बन गया। ये बहुत मैं ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ और उस परिवेश को धन्यवाद देता हूँ जिस परिवेश ने मुझे गढ़ा। जी, तो कुछ मतलब मेरा जो प्रश्न था कि नहीं आपको, ठीक है, आपने अपना एक पैतृक बैकग्राउंड बताया, आपके यहाँ जो आपके यहाँ एक आपके अपने अपने पिताश्री के विषय में बताया, पर ऐसा क्या कभी मन में जब आप छोटे थे तो ऐसा लगता था कि नहीं, जैसे आपके और मित्र कहते होंगे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि आपके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर विजन था कि नहीं साहब आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, या मुझे पत्रकार ही बनना है? संजय, ये गजब की बात है कि मतलब जिससे भी बात होती थी, मित्रों से जब बात होती थी तो मैं उनसे यही कहता था कि मैं एक अखबार का संपादक बनना चाहता हूँ। तो हमारे मित्रगण इवन पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जब आ गया मैं भोपाल में पढ़ने के लिए, तो उनसे भी जब मैं कहता मुझे एक अखबार का संपादक बनना है, अभी तो कई नौजवान संपादक आपको दिखते हैं मीडिया में, उस समय ये परंपरा ही थी कि 60 के बाद ही ये नंबर आता था संपादक बनने का, सीनियर लोग ही संपादक बना करते थे। तो जब मैं कहता तो मेरे मित्रगण भी मुझ पे 94-95 की बात है, वो मुझ पे हंसते थे कि ऐसा कैसे संभव है। पर समय ने इसे संभव किया और मैं ईश्वर का धन्यवाद ही व्यक्त करूंगा, अपने मित्रों का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि वो सारा कुछ सपना पूरा हो। चलिए, अब हम आप मुख्य विषय पर आते हैं। आपके बचपन से अब हम आपको वापस जो है वर्तमान में लाते हैं। तो प्रिंट मीडिया में भी काम किया कुछ समय तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी न्यूज़ में भी आप जिससे भी जुड़े रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि आपकी जो पत्रकारिता, अभी तो आप प्रोफेसर हैं, तो जो पत्रकारिता का जो सबका समय आपने समाचार पत्रों के साथ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ भी समय आपने बताया, तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा? एक तो वो हमसे साझा करिएगा। दूसरा मेरा प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं एक साथ पूछ दे रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया का दौर, अभी ऐसी चर्चा है और ऐसी मान्यता समाज में आ रही है कि प्रिंट मीडिया का दौर अब इंटरनेट के युग में लगभग समाप्ति की ओर है। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मीडिया, जिसमें टीवी चैनल ही अब केवल नहीं रह गए, उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गया है। यूट्यूब और फेसबुक में भी आपके बहुत सारे मित्र हैं जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये बहुत ही विस्तृत हो गया है पत्रकारिता का क्षेत्र। तो अब आने वाले युग में आप पत्रकारिता को कैसे देखते हैं? और इस दौर में जो प्रिंट मीडिया है, जो हम बचपन से हमारा एक होता था कि सुबह-सुबह एक एक उसकी एक खुशबू होती थी अखबार की, कि नया जो अखबार आता था उसको घर में सबसे पहले ये होड़ लगी रहती थी कौन पहले पढ़ेगा। तो वो दौर अब लगता है समाप्ति की ओर है। तो दोनों प्रश्न मैंने आपसे एक साथ पूछा, तो आप विस्तार से इसका उत्तर दीजिए।
ऐसा मैं देखिए, मुझे लगता है संजय जी, कोई चीज कभी खत्म नहीं होती है ना। जैसे आप देखिए कि हिंदुस्तान में जेट भी चल रहा है, बड़े बड़े विमान भी चल रहे हैं, और बैलगाड़ी भी चल रही है ना। जी आज एआई और डिजिटल मीडिया की बात हो रही है, और जी बहुत सारे हाथों में आज भी फोन नहीं है, बहुत जी सारे इलाकों में बिजली नहीं है, जी जी और 24 घंटे बिजली अभी भी दुरूह है, और सब जगह बिजली है हिंदुस्तान के हर इलाके में, ये आप कह नहीं सकते। तो ये अपने आप में एक बात है कि हम कहते जरूर है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर जी ऐसा होना हिंदुस्तान जैसे देश में संभव नहीं है कि जी अखबार समाप्त हो जाएंगे। आप देखेंगे हर साल जो है अखबार का सर्कुलेशन, भारत, चीन और जापान, तीन ऐसे देश हैं जहां हर जी साल अखबारों का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। तो वो जी ग्रोथ कम या ज्यादा हो सकती है, जी जी और जिन लोगों से हमारी मुलाकातें हो सकता है वो अखबार में पढ़ते हो, बिल्कुल सही जी बात है। अभी हम विद्यार्थियों से साक्षात्कार कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, उन्हें प्रवेश लेना है मीडिया में। तो आप जी 100 विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे तो एक विद्यार्थी भी नहीं कहेगा मैं अखबार पढ़ के आया हूं, एक विद्यार्थी नहीं कहेगा। ये जी हालात है, पर ये हालात पूरे हिंदुस्तान के नहीं, ये हालात उनके हैं जो शहरों में हैं, जिनके पास मोबाइल नाम की एक चीज आ गई है, जिन्होंने उसी को अपना सब कुछ समझ लिया है। तो ये चीजें हैं। और 2008 से बात हो रही है कि ये खत्म हो जाएगा। 2008 में एक अकादमिक प्रयास हुआ, जे गोमेज की किताब आई, जिसमें उस किताब का नाम ही था प्रिंट इज डेड। यस और ऐसे रिसर्च भी आए कि 2040 में अमेरिका में अखबार की आखिरी कॉपी छपेगी, और उस जी खबर को छापने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होगा। पर मैं हिंदुस्तान जैसे देश की अलग स्थिति देखता हूँ। यहाँ जी पर डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया ने एक कोलेब्रेशन हो गया दोनों के बीच जी में, एक बहुत ही जबरदस्त दोस्ती हो गई। जितने प्रिंट के हाउस थे, जितने टेलीविजन के हाउस थे, वो सब डिजिटल पे आ गए। आप देखिए, आज जी आप जब 10 बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को उठाएंगे, तो आप देखेंगे वही लोग हैं जो प्रिंट में या टेलीविजन में ऑलरेडी कर रहे थे। जी दैनिक जागरण हो सकता है, अमर उजाला हो सकता जी है, दैनिक भास्कर हो सकता है, हिंदू हो सकता है, टाइम्स जी ऑफ इंडिया हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। वही लोग डिजिटल पर भी प्रभावी हुए, जो जी ऑलरेडी जो है प्रिंट या टेलीविजन पे कुछ कुछ अच्छा कर रहे थे। क्योंकि जी देखिए, ये न्यूज का बिजनेस है, न्यूज का बिजनेस चलता है क्रेडिबिलिटी पर, जी विश्वसनीयता पर, प्रामाणिकता पर। जी विश्वसनीयता या प्रामाणिकता एक दिन में अर्जित नहीं होती। सालों जी साल की जो विश्वसनीयता और प्रामाणिकता प्रिंट और टेलीविजन के हाउसों ने अर्जित की है, वही जी डिजिटल में उनके काम आ रही है। तो ये कह देना कि परंपरागत जो माध्यम है वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक नहीं है। उनका प्रभाव कम हो सकता है। किसी शहर से 100-200 अखबार निकल रहे हैं तो हो सकता है 2-4 अखबार बचे। भोपाल तो अखबारों की एक तरह से बहुत बड़ी राजधानी है, बहुत सारे अखबार निकलते हैं, अन्यान्य कारणों से निकलते हैं। तमाम ऐसे अखबार हैं जो जिनकी कॉपी आपको प्राप्त नहीं होगी, पर वो निकलते हैं। तो जी ऐसे जो अखबार हैं, जो सिर्फ उनको भी जीवन दान डिजिटल ने दिया, वो भी अब आजकल डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंच जाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो एक ये चीज है कि कोई चीज, पहली बात, हिंदुस्तान में कभी खत्म नहीं होती, और जी दूसरा, छपे हुए शब्दों पर हिंदुस्तानी की बहुत आस्था है। क्या बात है। अखबार में छपा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जी छत्तीसगढ़ में हम लोग काम करते थे, जी तो गांव का आदमी कहता भाई पेपर में छपे हुए, बिल्कुल सही। अखबार में छप गया यानी गड़बड़ हो नहीं सकता, यानी अखबार में बिल्कुल छप गया, गजट में छप गया, गजट में छपे हुए, ऐसे बोलते हैं। तो जी गजट में छप गए तो यानी खबर सही है। मतलब आप उस आदमी के भरोसे की कल्पना करिए, कितना बड़ा भरोसा गजट पर है। गजट मतलब अखबार की भाषा, अखबार बोलते हैं। तो जी जी गजट में छप गया मतलब जी अखबार का जो भरोसा है, जो विश्वसनीयता है, उसकी जो जी प्रामाणिकता है, उसकी कोई तोड़ अभी भी डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया के माध्यमों को प्राप्त नहीं है। और इस नाते कम संख्या में से ही अखबार छपेंगे। कुछ बड़े जो अखबार है वो जिंदा रहेंगे। जो बहुत सारे अखबार शौकिया निकलते हैं वो शायद बंद हो जाए, उनकी इकोनॉमी शायद खराब हो जाए, क्योंकि बहुत सारा विज्ञापन का जो फ्लो है वो आज डिजिटल माध्यमों की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर अभी हिंदुस्तान के बाजार में 13, 14, 12% की ग्रोथ अगर दिख रही प्रिंट के मार्केट में, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग अखबार बुला रहे हैं। हो सकता है ऐसे भी तमाम लोग अखबार बुलाते हो जो अखबार को पलटते भी ना हो, घर में फोल्ड नहीं खुलता अखबार का, पर अखबार उनके आ रहा है, रखा हुआ है। उसका भी एक कारण है कि अखबार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में स्टेटस सिंबल भी है। जी अखबार बुलाना पढ़े लिखे होने का प्रमाण भी है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके घर में अखबार आता है। जी अभी ये बिल्कुल चीज भी है, बनी हुई है। वो पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, वो भी उसको बुलाते हैं कि कोई आएगा तो कम से कम उन्हें पढ़ा लिखा समझेगा। तो कई चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो स्टेटस सिंबल के नाते, दूसरा इसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के नाते, तीसरा इसकी जो एक वैल्यू है कि आप इसको काट करके खबरें रख लेते हैं, वैल्यू है इसकी, वो है। क्योंकि हर आदमी इतना भी डिजिटली वो कनेक्ट नहीं है, और इतना स्मार्ट भी नहीं है कि वो चीजें बना करके दूसरे ड्राइव्स में सेव कर सके। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जी।
अभी एक मेरा मेरा एक प्रश्न था जो इसी से निकलता है, वो ये था कि अभी देखिए जो अभी मैंने कोई घटना घटी और मैंने डिजिटल में अपने 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 मोबाइल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने लैपटॉप पे उसे देख लिया या टीवी चैनल को डायरेक्ट जो है उसको होता हुआ दिखा दिया। अब यही खबर दूसरे दिन जो है अखबार में छपेगी। तो जो हमारे बचपन का जो समय था कि जब हम अखबार की प्रतीक्षा करते थे कि कब वो आकर दे के जाएगा हॉकर और हम उसको पढ़ेंगे, घर में होड़ लगती थी कि पहले मैं पढ़ूंगा, हम भाई बहनों में थी, पहले हम देखेंगे, वो बोलता था हम देखेंगे। तो अब वो रोचकता खत्म हो गई है। मेरा कहना ये तकनीक के कारण हुआ है, इसमें किसी का कोई बस नहीं है। तो मेरा जो आपसे प्रश्न है कि क्या मतलब प्रिंट मीडिया जो है, हमारे जो अखबार हैं, उसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? यानी इस दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या यानी मैंने जैसे आपसे कहा कि समाप्ति की ओर है, तो आपने कहा कि समाप्ति तो खैर नहीं होगी, लेकिन इसका अब यानी उपयोगिता पर लोगों के पास प्रश्न चिन्ह आता है कि ये तो समाचार मैंने कल देख लिया था टीवी पे या मैंने अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म पे देख लिया। इसीलिए तो मैंने कहा उसका महत्व कम नहीं हो रहा है, उसकी पठनीयता कम हो रही। वही मैंने कहा कि वो पलटा नहीं जा रहा है, वो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, कोई पलट भी नहीं रहा घर में, पर वो बुला रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने घर में बुला रहा है, अखबार को रख रहा है। कई लोग पलट रहे हैं, कई नहीं पलट रहे हैं। कई लोग, अभी ये देखा जा रहा है, बुजुर्ग भी अखबार पढ़ने से अब ज्यादातर समय लोग मोबाइल पे। देखिए क्या है, ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ग्रहण करने के समय है। कितनी देर तक आप पढ़ सकते, कितनी देर तक आप लिख सकते, कितनी देर तक आप देख सकते हैं। समय तो 24 घंटे का है, मैक्सिमम समय आपका मोबाइल ले रहा है। जब मोबाइल से हम ग्रहण करने लगते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते पढ़ नहीं रहे, पढ़ तो वहां भी रहे, हो सकता है ई पेपर पढ़ रहे हो। अब ये भी एक जादू है कि जैसे दैनिक जागरण को हमने अखबार के अंदर पढ़ा और दैनिक जागरण को हमने डिजिटली पढ़ा, उसके ई पेपर को, तो जो ई पेपर है वो प्रिंट है कि डिजिटल है? कि मैं पढ़ तो अखबार रहा हूं। आज मुझे सुविधा प्राप्त हुई डिजिटल के नाते कि वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, लंदन टाइम्स, कोई भी अखबार आज मैं अपने मोबाइल पर पढ़ सकता हूँ, सुविधा हमें प्राप्त हो गई। तो दुनिया के तमाम अखबार में ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ और उनको देख रहा हूँ। तो वो डिजिटल एक प्रिंट है, ये मुझे देखना पड़ेगा कि डिजिटल एक प्रिंट है। क्योंकि देखिए भौगोलिक दूरियां तो कम हो गई कि डिजिटल के नाते उसकी न्यूज प्रिंट की उपस्थिति ऑनलाइन उपलब्ध है इस समय। ऑनलाइन अखबार होने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो अखबार नहीं है, अखबार ही है वो। और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है सालों साल की, जो विश्वसनीयता है, उसके नाते उसे ऑनलाइन भी पढ़ा जा रहा है। तो ये एक भूगोल अखबार नहीं है ना। अभी देखिए अब भूगोल का मामला नहीं है, डिजिटल के बारे में ये है कि 24/7 डिजिटल का सूरज कभी डूबता नहीं है, प्रिंट का डूब जाया करता था। तो अब अखबारों का भी सूरज नहीं डूबता। अखबार तो आप कहीं पढ़ सकते हैं। पहले ये था कि अखबार 12 बजे नजदीक टोकरी में चले जाएगा, आप 12 बजे उठकर भी लंदन टाइम्स या न्यूयॉर्क टाइम्स या खलीज टाइम्स पढ़ सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये भी चीज है कि स्क्रीन ने अखबारों को ज्यादा व्यापक बनाया है, अखबारों के महत्व को कम नहीं किया है। ये ठीक है कि वो अब हाथ में नहीं पढ़े जा रहे होंगे, ऑनलाइन सर्च किए जा रहे होंगे या ऑनलाइन देखे जा रहे होंगे। तो माध्यम के प्रयोग का स्थान बदल सकता है, टूल बदल सकता है, पर उसका महत्व समाप्त हो जाएगा ऐसा हम कह नहीं सकते। बहुत ही सारगर्भित उत्तर दिए, प्रत्युत्तर दिया आपने मेरे प्रश्नों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। खबरिया चैनल्स के ऊपर मेरा एक प्रश्न है आपसे। आप हिंदी भाषी हैं, आपकी लेखन की भाषा भी हिंदी है। मेरा एक प्रश्न है संजय जी कि आपके बहुत सारे मित्र जो हैं, अभी बहुत सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें पत्रकार हैं, आपके शिष्य भी हैं, आपके मित्र भी हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं। अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ हम खबरिया चैनल में देख सकते हैं और वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। पहले दूरदर्शन का ज़माना था तो हम नहीं कह सकते थे क्योंकि वो समाचार वाचक होता था, उसे जो दिया जाता था वो पढ़ देता था। अब न्यूज़ एंकर का ज़माना है, तो अब ये लोग अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोलते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि साहित्यिक शब्दों का अनुप्रयोग किया जाए जो स्वीकार्य नहीं है, समाज में कम समझ, एक आम व्यक्ति जिसे समझ नहीं सकता, उन शब्दों का अनुप्रयोग किया जाए। मेरा मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अनेक ऐसे शब्दों का अनुप्रयोग होता है जिसके लिए हिंदी में बड़े लोकप्रिय शब्द हैं जो समाज में स्वीकार्य हैं, उनके स्थान पर भी जो है अंग्रेजी शब्द का अनुप्रयोग किया जा रहा है। मैं कुछ उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। जैसे प्रधानमंत्री शब्द के लिए पीएम शब्द का अनुप्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शब्द तो वो हमारे समाज में स्वीकार्य है, हिंदी भाषा में स्वीकार्य है, और हिंदी भाषी जो इसका अनुप्रयोग भी करता है। मुख्यमंत्री की जगह सीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री निवास को पीएम हाउस कहते हैं, संसद सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो लोकप्रिय शब्द है उनके स्थान पे भी अंग्रेजी शब्द का अनुप्रयोग क्यों कर रहे हैं लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी कहते हैं, एमपी कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बात नहीं लिखता। आप, मैं क्षमा चाहूंगा,
ठीक है। तो समाचार प्रस्तुतकर्ता ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका जो उनकी रोजी रोटी तो हिंदी से ही चल रही है, हिंदी पत्रकारिता से ही चल रही है। तो क्या उनकी हिंदी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे लोकप्रिय जो शब्द है हिंदी के लिए, उनके स्थान पे भी वे अंग्रेजी शब्दों का अनुप्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ जो है दिन पर दिन हमारे खबरिया चैनल में बढ़ती जा रही है? ये मेरा प्रश्न है आपसे। देखिए, एक तो संजय जी, इसकी आप माध्यम की समस्या को समझिए, माध्यम की मजबूरियां होती हैं। माध्यम के पास एक स्क्रीन है, जी, स्क्रीन पे स्क्रॉल चल रहा है, जी, स्क्रॉल पर मैं प्रधानमंत्री लिखूंगा, 5 शब्द खराब हो जाएंगे, 5 शब्द। जी, पीएम जापान रवाना, पूरा स्क्रीन स्क्रॉल जाएगा। पर मैं जी, लिखूं पीएम पीएम जापान रवाना, पी और एम लिखा, तो 2 जी, शब्दों में मेरा काम चलता है। तो कई जी, बार माध्यमों की समस्या भी होती है कि माध्यम शब्द का संचय करते हैं, कम स्थान पर ज्यादा कहानी आ जाती है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिखता, मैं एमपी लिखता हूँ। एमपी जी, लिखने से 2 शब्दों से काम चलता है, सांसद लिखने से 3 शब्दों से काम चलता है। हुँ, ठीक है, तो ये भी एक चीज है कि कई बार हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हेडिंग्स लगाए जा रहे हैं, ये शब्द के संचय के लिए लगाए जा रहे हैं या जबरिया अंग्रेजी ठूसी जा रही है। तो दोनों चीजें, कई बार हम इसका लाभ लेते हैं, पीएम लिख दिया, सीएम लिख दिया, तो कम से कम 4-5 शब्दों की हमने बचत कर ली, उस जगह कुछ और शब्द स्कूल पे डाल सकते हैं। ऐसा अखबार भी कर रहे हैं, ऐसा टेलीविजन चैनल भी कर रहे हैं। जबरिया भाषा में अंग्रेजी के शब्द ठूसे नहीं जाने चाहिए, ये बात ठीक है, सैद्धांतिक बात है। किंतु जो आम फहम शब्द हैं, जो जनता ने अपने गले उतार लिए हैं, मेरा ये मानना है, जो भाषा अड़ जाती है वो भाषा सड़ जाती है। ठीक है, हिंदी के विस्तार का कारण यह है, हिंदी एक उदार भाषा है जिसने बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को अपने साथ स्वीकार कर लिया है। आज भी वो उसमें हिंदी भाषा में संस्कृत के, अरबी के, फारसी के, उर्दू के, ठीक है, इसके बाद तमाम भारतीय भाषाओं के तमाम बोलियों के शब्द हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, और उससे हिंदी की ताकत बढ़ती है, हिंदी की शक्ति उससे कमजोर नहीं होती। देखिए, अंग्रेजी दुनिया भर में फैली, उसका कारण यह था कि वो उसने जो है सबका सब स्वीकार किया। उसके पास ना अपनी लिपि है, ना उसके पास अपने अंक हैं, ये पता होगा आपको, आप जानते होंगे। पर बिल्कुल, उसने बिल्कुल। एक उदारता बना के रखी और दुनिया भर के शब्दों का इस्तेमाल किया। एक उपनिवेशवाद उसका कारण है कि उपनिवेशवाद के कारण वो फैली दुनिया के अंदर। पर सिर्फ अकेला कारण उपनिवेशवाद नहीं है, ये भी कारण है कि अंग्रेजी एक उदार भाषा है। आज हर वर्ष वो कुछ शब्दों को दूसरी भाषाओं के अपनी डिक्शनरी में शामिल करते हैं। तो हिंदी हिंदी का भी जो औदार्य है, जबरिया नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। पर भाषा का काम कम्युनिकेशन करना है, और कम्युनिकेशन किन कारणों से होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। जबरिया अगर ठूस रहे हैं, जबरिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। किंतु अगर वो जो है सकारण कर रहे हैं और उसका उपयोग है, जनता के बीच में वो शब्द लोकप्रिय है, लोगों के सहज में समझ और सहज में आ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें हिंदी में चीजें आ रही हैं, ये बड़ी बात। तो दूसरी बात संजय जी, हमारी की पूरी जो अगली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे आपके बाद की जो पीढ़ी, अभी यहाँ शाकिब हैं, सलभ जी हैं, विनीत उत्पल जी हैं, और आदरणीय रजनीश जी जुड़े हुए हैं, रजनीश अग्रवाल सागर विश्वविद्यालय से, तो तमाम अपने मित्र जुड़े हुए हैं। ये जो पीढ़ी, हमारी पीढ़ी जो जाने वाली है, इस पीढ़ी के आने के बाद जो पीढ़ी आ रही है, वो हिंदी भाषा में दीक्षित होकर नहीं आ रही है। बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, हम सब ने अपने संततियों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का काम किया है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हुई संतति को अंग्रेजी हिंदी का अखबार बड़ा ही अजीब सा लगता है, और वो हिंदी अखबारों के साथ कनेक्ट नहीं करती। तो भाषा में थोड़ी सहजता ला करके हमें लगता है कि हम अपनी भाषा का कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हैं, एक यूथ कनेक्ट भी बनाने का काम करते हैं। तो अगर हमें नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट बना के रखना है, तो जो एक नई हिंदी का प्रयोग चल रहा है, जिसमें बड़ी सरल सहज हिंदी लिखी जा रही है, जिसके तमाम नए लेखक हमारे सामने आए हैं, आपने देखा तमाम नए लेखक देवी प्रकाश दुबे से लेके अलग अलग लोग आ रहे हैं, जो नई वाली हिंदी लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा भाषा का आतंक नहीं है, भाषा की सहजता है, सरलता है, भाषा की असली शक्ति है, हिंदी की जो प्रांजलता है, वह सब उसमें दिखती है। तो मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सिर्फ इसका विचार न करें कि हिंदी के साथ ऐसा हो रहा है, हिंदी के साथ ऐसा हो रहा है। शुद्धता का आग्रह हमें कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शुद्धता का आग्रह कहीं न कहीं जन माध्यमों को लोगों से काट देगा। अगर हम बहुत शुद्धता आग्रह आग्रह करेंगे, तो हमारा हाल संस्कृत जैसा हो जाएगा। ये कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है। इसलिए अन्यान्य भाषाओं के शब्द, अन्यान्य बोलियों के शब्द, अंग्रेजी के शब्द जिसके भी हैं, वो आने चाहिए, और इसके नाते हिंदी का विस्तार होगा, हिंदी विकसित होगी, हिंदी ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा स्वीकार्य होगी, और हो रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुंबई का आदमी अलग एक्सेंट पे हिंदी बोलता है, कलकत्ते का आदमी अलग एक्सेंट पे हिंदी बोलता है, बिहार के आदमी की हिंदी अलग है, उत्तर प्रदेश के वालों की हिंदी अलग है, मध्य प्रदेश राजस्थान वालों की थोड़ी साफ सुथरी हिंदी है।
दिल्ली हरियाणा वालों की थोड़ी अलग तरह की हिंदी है, तो ये तमाम हिंदियां हैं, इनको चलने दीजिए। ये वैसे है जैसे अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोली जा रही है तो कोई ब्रिटेन के एक्सेंट में बोल रहा है। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उदार होने की जरूरत है, और हिंदी का रथ आगे बढ़ता रहे, इसको भी हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज हिंदी पढ़ी भले ना जा रही हो, पर बोली जाने वाली, देखी जाने वाली, वो दुनिया की सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी भाषा आज की तारीख में है, बोली और सुनी जाने वाली। मैं पढ़ी जाने वाली नहीं कह रहा हूँ, पढ़ी और लिखी जाने वाली। भाषा का कई तरह का इस्तेमाल है, भाषा लिखी जाती है, भाषा बोली जाती है, भाषा सुनी जाती है, भाषा देखी भी जाती है। तो सुनी और देखी जाने वाली भाषाओं में हिंदी सबसे बड़ी भाषा बनी है, अपनी उदारता के चलते, अपनी सर्व स्वीकार्यता के चलते, और अपने दुराग्रह छोड़ने के नाते, क्योंकि हिंदी ने अपनी कट्टरता छोड़ दी। अच्छा, नहीं, इससे एक छोटा सा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश ही क्या हमारा भविष्य है? हिंदी क्या इंग्लिश में परिवर्तित हो रही है? जो महानगरों में जो भाषा का अनुप्रयोग होता है, जो मुंबई के लोग बोलते हैं, या बड़े शहरों के अंग्रेजी भाषी लोग, या हमारे जो कॉर्पोरेट हाउस में जो काम कर रहे हैं वो लोग जिस प्रकार की हिंदी का अनुप्रयोग करते हैं, क्या वही हिंदी हिंदी का भविष्य होने वाला है, जिसे हम इंग्लिश कह रहे हैं? एक नया शब्द का अनुप्रयोग आजकल हो रहा है, इंग्लिश। क्या ये हमारी भाषा होगी मीडिया की? बताइए, ब्रिटेन में कितनी अंग्रेजी बची है? ये तो देखना पड़ेगा ना, अंग्रेजी मुल्कों का क्या हाल है, जो अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क उनका क्या हाल है। वो भी परेशान है अपनी भाषा की भ्रष्टता से, जैसे हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी के रक्षक हैं, हम हिंदी की चिंता कर रहे हैं। ब्रिटेन के लोग बौखलाए हुए, कौन सी अंग्रेजी आ रही है, ये जो एशियन लोग आ रहे हैं कौन सी अंग्रेजी यहाँ बोल रहे हैं, पूरी भाषा को भ्रष्ट कर रहे हैं। सब लोग नीरज सिंह चौधरी और नायपाल साहब तो नहीं बन जाएंगे कि एक क्लासिक अंग्रेजी भी लिखेंगे। तो जो जैसे अंग्रेजी के साथ हो रहा है वो हिंदी के साथ भी हो रहा है। जब कोई भाषा विस्तार करती है, जो कोई भाषा विकास करती है, वो अपनी जड़ता से नहीं विकास नहीं करती, अपनी उदारता से विकास करती है। जो अड़ती है वो सड़ती है, ये मेरा मानना है। तो हिंदी अगर विकसित हो रही है, हिंदी अगर विकासमान हो रही है, तो इंग्लिश के नाते नहीं हो रही है। अब भाई अंग्रेजी कौन बोल रहा है, ये तो देखो आप, अंग्रेजी भी तो नहीं लोग बोल रहे हैं, अंग्रेजी में हिंदी मिला के बोल रहे हैं, तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो ये भी एक चीज है कि इसको बहुत परवाह करने। और जहां तक मुंबई की आपने बात की, मुंबई के आदमी मराठी हिंदी बोलता है, मेरे को जाने का, आने का, खाने का ऐसा बोलता है। वो कहां से अंग्रेजी बोलता है? बंगला आदमी बंगला एक्सेंट में बोलता है। सबके अपने अपने एक्सेंट है। हमारे हेमंता विश्व शर्मा जी का अपना अलग एक्सेंट है, वो असमी एक्सेंट में बोलते हैं। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब एक राष्ट्रीय भाषा बनने को अग्रसर है, पूरे राष्ट्र ने आपको एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो आपको तंगदिली छोड़नी पड़ेगी, आपको उदार होना पड़ेगा। आपको जैसा बोलने दीजिए, हिंदी बोलिए, किसी एक्सेंट में बोलिए, किसी तरह से बोलिए, अंग्रेजी मिला के बोलिए, बंगला मिला के बोलिए, मराठी मिला के बोलिए, छत्तीसगढ़ी मिला के आप बोलिए, संजय जी हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस हिंदी बोलिए, हिंदी से प्यार करिए और हिंदी को मोहब्बत करिए, हिंदी को छोड़िए मत, क्योंकि हिंदी राष्ट्र की भाषा है। ये सब अपने अपने तरीके से इसका बर्ताव करेंगे, अपने अपने व्यवहार करेंगे। हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी, न थोपी जा सकती है। भाषा हमेशा अपने उपयोगिता से, अपने जो है रोजगार देने की क्षमता से, और लोगों के संपर्क करने की क्षमता से बढ़ती है। हिंदी आज भारत में संपर्क भाषा बन चुकी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। आप एक भाषा के सहारे अगर जाके आ सकते हैं तो वो अंग्रेजी है, वो हिंदी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कारपोरेट की डिबेट्स हो रही होंगी, अकेडमिया अंग्रेजी में चल रहा होगा, चैनल्स अंग्रेजी में चल रहे होंगे अंदर, लेकिन जब आप समाज में जाते हैं तो आपको हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरे देश में अगर आपको कैंपेन चलाना, इलेक्शन का कैंपेन एक भाषा में, तो हिंदी में आप कैंपेन करते हैं। बड़े से बड़े नेताओं को हिंदी में अपने व्याख्यान देने पड़ते, अपने भाषण देने पड़ते हैं। ये हिंदी की ताकत है, ये अपनी हिंदी की ताकत है। सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का जो व्यवहार है, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का जो कैंपेन इस देश में, वो अकेला है चुनाव अभियान, जिसपे हर नेता डोर टू डोर कॉन्टेक्ट करता है, जनसभाओं को संबोधित करता है, दरवाजे दरवाजे जाता है, किस भाषा में इस्तेमाल करता है, हिंदी की बात करता है या भारतीय भाषाओं में बात करता है। इस देश में अंग्रेजी में वोट कहाँ मांगा जाता है, जरा पता करके बताइए। बिल्कुल सही। तो मित्रों, आपने देखा कि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने कितने विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, और उनका ये मानना है कि हमारे हिंदी के द्वार खुले रहने चाहिए, और जो शब्द अगर आ रहे हैं, अगर उनका अनुप्रयोग हो रहा है कुछ अन्य भाषाओं का, तो उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। इससे हिंदी समृद्ध ही होगी और आगे बढ़ेगी, ऐसा उनका विश्वास है, ऐसा उनका मानना है। अब मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ संजय जी। यह प्रश्न जो है पत्रकारों को लेकर है। आज हिंदी पत्रकारिता स्पष्ट रूप से खेमों में बटी हुई है, 2 या 3 खेमों में आप कह सकते हैं। अगर मैं मुख्य धारा की मीडिया में की बात करूं, मुख्य यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं, तो देखने में आता है, प्रिंट मीडिया में भी है। तो एक तरफ है मुख्य धारा का मीडिया और दूसरी तरफ है जो
चैनल्स जो चलाए जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल चलाए जा रहे हैं यूट्यूब में और फेसबुक वगैरह में, उनके द्वारा जो अभी की व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है, तो वो छोड़कर चले गए। तो अब ये जो दोनों खेमे हैं, एक तरफ जो है जो मीडिया से चले गए हैं, यूट्यूब में बैठे हैं, वे लोग जो मुख्य धारा के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनकी पत्रकारिता को गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया के पत्रकार कहते हैं, और जो गोदी मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, वो इन्हें अर्बन नक्सली कहते हैं। तो ये दोनों खेमे जो हैं, वो जैसे पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये दोनों तीन जो खेमे बने हुए हैं, ये तीनों एक दूसरे को अपना जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो क्या निरपेक्ष पत्रकारिता की अपेक्षा अब इस युग में नहीं की जा सकती? इस खेमेबंदी को आप कैसे देखते हैं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। देखिए, पहली बात यह है कि खेमा कब नहीं था। खेमा तो हमेशा था, हमेशा खेमा रहा संजय जी। कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब खेमा ना रहा, खेमा हमेशा रहा है। पर यह था कि एक ही खेमा था, उसी की वही बोलते थे, वही सुने जाते थे, वही लिखे जाते थे, उन्हीं का गौरवगान चल रहा था। जी, अब क्या है कि दूसरा विमर्श भी प्रतिविमर्श कहते हैं, प्रतिविमर्श भी सुनाई देने लगा। जी, पहले एक ही खेमा था। देखिए, कोई खेमा था ही नहीं जी, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस गोदी मीडिया की आप, वो कहीं था ही नहीं, एक ही खेमा था। इवन आप ये देखेंगे बड़े से बड़े जो संगठन आज की सरकारों में शामिल हैं, उनकी खबरें नहीं छपती थी। उसके नाते दीनदयाल उपाध्याय जी को राजधर्म, पांचजन्य जैसे प्रकाशन प्रारंभ करने पड़े, क्योंकि इनकी खबरें छापने वाला कोई नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी स्वदेश और राजधर्म के संपादक थे। तो ये हालत ये थी कि दूसरा कोई विमर्श था ही नहीं, एक ही विमर्श था। आज प्रतिविमर्श प्रारंभ हो गया है। ऐसी स्थितियां पैदा हुई देश की राजनीतिक परिदृश्य में कि दूसरे लोग भी अपनी बात कहने लगे। जब दूसरे लोग अपनी बात कहने लगे, तो पहला जो खेमा था, उसको दूसरी बात सुनने का अभ्यास नहीं था, उसको अभ्यास ही नहीं प्रतिविमर्श सुनने का। और इस नाते ये बात खड़ी की गई कि ये गोदी मीडिया है। मीडिया गोदी में हमेशा रहता है, कुछ मीडिया गोदी में रहता है, कुछ मीडिया नीचे रहता है, कुछ मीडिया प्रतिरोध में रहता है। आज क्या मोदी का विरोधी मीडिया नहीं है क्या? मोदी इस देश में प्रतिदिन सर्वाधिक गाली खाने वाले नेता आज भी हैं। यूट्यूब पर खाते हैं, ट्विटर पर खाते हैं, फेसबुक पे खाते हैं, अखबारों के अंदर खाते हैं, वायर में खाते हैं, क्विंट में खाते हैं। मैं आपको 100 चैनलों के नाम बताऊं जिसमें खाते हैं। तो ये एक प्रतिविमर्श खड़ा हुआ है जिसमें लोग अपनी बात कह रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें अलग अलग विचारों की ध्वनियां आनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश का स्वभाव होता है कि वो सब प्रकार की आवाजों को स्वीकार करे। सब प्रकार की अकेली भी कोई आवाज है, उसको भी सुनने का नाम ही लोकतंत्र। अगर कोई अकेली आवाज है, बहुत ही अकेली है, उसको भी सुनना है, तो उसी का नाम लोकतंत्र है। तो आज बहुतेरी आवाजें आ रही हैं, बहुतेरी आवाजें सुनी जा रही हैं, हर प्रकार का विमर्श सुना जा रहा है। तो इस नाते उसको एक आवाज कुछ ज्यादा तेज से जो कभी सुनाई नहीं पड़ती थी, वो कुछ ज्यादा तेज से सुनाई पड़ रही है, तो उसको लांछित करने के लिए उसको गोदी मीडिया कह दिया गया। आखिर इस देश में आपातकाल लग चुका है, मीडिया पर सेंसर आ चुका है, और इस देश ने अखबारों पर सेंसरशिप देखी है। लोग अखबारों के दफ्तरों में प्रिंस इंस्पेक्टर बैठ कर क्या खबर छपेगी, क्या नहीं छपेगी, इसका निर्धारण किया करते थे, है ना? और अलग अलग बिल लाने का प्रयास हुआ, अलग अलग तरीके से मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास हुआ। अगर आपको देखना तो जो उन सरकारों के भी चरित्र को आप देखिए जो विरोधी सरकारें रही राज्यों में, उनका क्या चरित्र है मीडिया के। सबसे पहले विज्ञापन रोकते थे। अभी जो पिछली सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उसका पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार था? वो तो कांग्रेस की सरकार थी, वो तो गोदी मीडिया की सरकार नहीं थी, वो तो कांग्रेस की सरकार थी। उसका व्यवहार क्या था मीडिया के प्रति? किस प्रकार का आचरण उसका मीडिया के प्रति था? कितने पत्रकार प्रताड़ित किए गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में, ये देखना पड़ेगा। कर्नाटक में पत्रकारों के साथ क्या हुआ, कहने की आवश्यकता है क्या? तो ऐसे नाम गिनाना ठीक नहीं है। हर सरकार का चरित्र, मेरा मानना, एक होता है। सरकारों का राष्ट्रीय चरित्र एक है, ये ध्यान रखिए। जो प्रतिरोध करेगा, सरकारें इसको कुचलने का प्रयास करेंगी, सरकार इसको कुचलने का प्रयास करती है। क्षमा करिएगा, मेरा प्रश्न तो आपने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया, पर इसी से जुड़ी मेरी एक बात जो थी वो उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो दो पक्ष बन गए हैं, 2 या 3 पक्ष बन गए हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। विचारधारा तो अपनी जगह ठीक है कि हमारा एक वैचारिक प्रतिबद्धता है, उस विचार के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे को भी यानी आप पर आक्षेप करते हैं, ये नया है। मुझे पढ़ने का शौक बचपन से रहा है, पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, मैं पत्रकार तो नहीं बना, लेकिन मैं ये नहीं देखता था कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के विषय में कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहा है। देखिए क्या है, संजय जी, ऐसा है
लड़ाइयां इतनी खुली हुई नहीं थी, आप समझिए। जी मोर्चे इतने खुले हुए नहीं थे, पत्रकार इतने स्पष्ट रूप से दलगत राजनीति से बंधे हुए नहीं थे। जी आज की स्थिति यह है कि जो पार्टी के प्रवक्ताओं का काम है वो माननीय पत्रकारगण या एंकर्स करना चाहते हैं। समस्या ये हो रही है, जी पार्टी के प्रवक्ताओं का काम पार्टी के प्रवक्ताओं को करने दीजिए। क्या जी आपने संबित पात्रा जी को या त्रिवेदी साहब को, सुधांशु जी को या हमारे खेड़ा साहब को इतना कमजोर समझ रखा कि आपको उनकी मदद की आवश्यकता है? ये जो राजनीतिक विश्लेषक लगा रहता है सामने या जी वरिष्ठ पत्रकार लगा रहता है, वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो पत्रकार नहीं है, वो दरअसल किसी दल के साथ खड़े हुए लोग हैं। तो इतना बिल्कुल बंटवारा कभी इतना गहरा नहीं था। पत्रकार पत्रकारिता करते थे, दलगत राजनीति नहीं करते थे। बिल्कुल। देखिए, हमारे बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हुए प्रभाष जोशी जी, वो बात जी कहते थे, संजय जी, वो कहते थे या तो जो है कि उनकी बहुत साफ लाइन थी कि ये पार्टी लाइन होती है, पॉलिटिकल लाइन। जी पॉलिटिकल लाइन रखना बुरी बात नहीं है, जी बिल्कुल हर व्यक्ति की कोई न कोई विचारधारा होगी, उसकी कोई न कोई पॉलिटिकल लाइन होगी, पर पार्टी लाइन रखना गलत बात है। आज समस्या क्या है, ज्यादातर पत्रकारों की पॉलिटिकल लाइन खड़ी हो गई है। वो अपनी जी पॉलिटिकल लाइन के बाहर नहीं जाना चाहते, तो पॉलिटिकल लाइन रखिए पर जी पार्टी लाइन मत रखिए। आज पत्रकारों ने, तमाम पत्रकारों ने, सबको नहीं कहता मैं, जिन्होंने पार्टी लाइन पर चलना स्वीकार कर लिया। पार्टी लाइन अच्छी बात। नरेंद्र मोदी को आपकी मदद की आवश्यकता नहीं भाई, वो भारत के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनको एक छोटा सा पत्रकार या छोटा सा राजनीतिक विश्लेषक क्या मदद कर सकता है? अमित शाह की बचत के लिए आप क्यों खड़े हो भाई? वो कम दमदार आदमी है। तो आज नरेंद्र मोदी अमित शाह की मदद करने के लिए उद्यत पत्रकारों की या राजनीतिक विश्लेषकों की एक फौज है। ऐसे ही राहुल भक्ति या कांग्रेस भक्ति या कम्युनिस्ट पार्टियों की भक्ति में भी उद्यत लोग हैं। तो आप सोचिए, गलत चीज है ना ये। आप अपने शर्म नहीं आती, लिखते हैं क्या लिखते हैं? समाजवादी पत्रकार। अरे भाई, पत्रकार पत्रकार होता, समाजवादी कहां से हो गया? समाजवादी पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है, गांधीवादी पत्रकार है। अरे पत्रकार पत्रकार होता है, वो वाद वाद तुम्हारा घर का है, तुम अपने घर में रखो अपना वाद। पर ऐसा लिखा करके समाजवादी पत्रकार और साम्यवादी पत्रकार, ये नहीं होता। पत्रकार तो पत्रकार होता। पत्रकार का काम है सत्यान्वेषण, पत्रकार का काम है प्रश्नाकुलता, प्रश्न करना, सत्ता के सामने नए विमर्श खड़े करना। पत्रकार का एक ही धर्म है, सत्यान्वेषण और सत्ता के साथ आलोचनात्मक विमर्श का रिश्ता। इसके अलावा अगर कोई उसका रिश्ता है तो उसको पत्रकार कहना नहीं चाहिए, उसको मान लेना चाहिए कि पार्टी कार्यकर्ताओं जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। ज्यादातर जो टेलीविजन डिबेट में खासकर जो लोग आ रहे हैं वो आजकल पार्टी कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और इस नाते ये बहुत अच्छी चीज नहीं है पत्रकारिता के लिए, उसकी विश्वसनीयता के लिए। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। मेरा यह मानना है पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए, पार्टी के प्रवक्ताओं को उस अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहिए, पत्रकारों को उनको मदद करने की जरूरत नहीं। वाह, चलिए, तो बहुत विस्तार से इस पर बात हो गई। अब आप एक शिक्षक हैं, इस नाते एक प्रश्न कर रहा हूँ। पत्रकारिता पढ़ाते हैं, प्राध्यापक हैं, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपके अनुभव के ऊपर पूछ रहा हूँ कि अभी जो यंग जनरेशन, युवा बच्चे जो अभी आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनके अंदर क्या सिर्फ रोजी रोटी वाली सोच है कि भाई चलो जर्नलिज्म का कोर्स कर लेंगे, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, किसी टीवी चैनल में फिट हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, या पुराने सिद्धांतवादी पत्रकारों की तरह कुछ पत्रकारिता को लेकर उनके अंदर आदर्श या समर्पण का भाव भी आप देखते हैं? अभी जो नए देखिए, पीढ़ी जो आप पढ़ने बच्चे आ रहे हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? आप अपना निजी अनुभव बताइए। देखिए, मेरा मेरा मानना है कि हर जो पीढ़ी आती है जी वो उसके अपने वैल्यूज है, उनका जी अपना वैल्यू सिस्टम है, उसको जी लेके आते हैं। मैं अपने पैमानों से उनकी आलोचना नहीं कर सकता। मैं अगर उनकी आलोचना अपने पैमाने से करूंगा तो उनको खारिज ही करूंगा, कहूंगा हाँ नहीं साहब, बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। आप बताओ, हमारे पिताजी उपन्यास पढ़ने का बुरा मानते थे, जी। कविता लिखने को बुरा मानते थे। अच्छा। आज 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 हम कह रहे हैं बच्चों से, बेटा छोटी स्क्रीन छोड़ दो, मोबाइल पे मत देखो, बड़ी स्क्रीन पे देख लो, जी बड़ी स्क्रीन देख, फिल्में देख लो। तो समय बदल गया है, एक नया वैल्यू सिस्टम नौजवान लेके आ रहे हैं। वो बहुत आदर्शवादी हैं, कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जी वो गलत काम नहीं करना चाहते, जी ज्यादा पैसा कमाना चाहते पर गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना चाहते। ये आपसे कहना चाहते जी। वाह, हैं, इन किन प्रकार में प्रगति नहीं करना चाहते। क्या बात। उनमें बहुत गहरा आदर्शवाद है। जी वो अपने पुराने जो एक हम लोग का जो एक बना बनाया एक सिस्टम था, उस सिस्टम जी से अलग है। वो तकनीक को जानते हैं, वो दुनिया भर में कहीं भी जाकर के बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, रिश्तों को वैल्यू करते हैं, ज्यादा नेशनलिस्ट है, ज्यादा राष्ट्रीय है। हम हमारी आपकी तुलना में ज्यादा राष्ट्रीय है, हम क्या जितने थे बात है। उससे ज्यादा है। तो नई जो पीढ़ी आ रही है उसको मैं बहुत उम्मीदों से देख रहा हूँ, पर वो बहुत नकली
उसमें नहीं है, छद्म में नहीं है, वो जैसी है वैसी है। हम लोग के समय में नकलीपना बहुत, हम कहते कुछ थे, करते कुछ थे। क्या बात। लिखते कुछ थे, बताते कुछ थे, जीते कुछ थे और कहानियां कुछ और सुनाते थे। फोटो गांधी की लगाते थे, करते भ्रष्टाचार थे। आज की पीढ़ी ऐसी नहीं। जी जी। वो जो बहुत जैन जी है, ही उसके आदर्श अलग है। वाह। वो एक वैश्विक नागरिक है, विश्व नागरिक है। वो वेल जी कनेक्टेड है दुनिया जहान से। जी जी और इसलिए उनको, उनके मन में बड़े सपने हैं, जिसको डॉक्टर साहब कहते थे, कलाम साहब, कि बड़े सपने देखो। वो बड़े सपने देखते हैं, बड़ी जी उम्मीदों को लेकर के वो परिसरों में आते हैं। ठीक है, हम जी उनको निराश करते हैं, हम उनके लायक नहीं बचे हैं, ये अलग बात है। पर उनके उनके अलग अलग सपने, उनको मैं अपने आंखों से या अपने दिमाग से उनका मूल्यांकन करने की मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अलग जनरेशन है, बिल्कुल अलग पीढ़ी है। मैं अपने पैमानों से अगर उनका मूल्यांकन करूंगा, उनके साथ अन्याय करूंगा, और मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा सा आपकी स्मृतियों को कुदेर रहा हूँ, पुराने समय में आपको ले जाना चाहूँगा। अब जब मैं आपसे अभी, ये प्रश्न मैंने सोच कर नहीं आया था, ना मेरे इसमें लिखा हुआ है मेरे मेरे पत्र पे। अब एक पुराने कुछ लोग याद आ गए, आज जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो, उनका मुझे भी बहुत आशीर्वाद मिला, आपको भी बहुत मिला, और दोनों पत्रकारिता से जुड़े हुए नाम हैं, पंडित बबन प्रसाद मिश्र और रमेश नैयर जी। इनसे जुड़ी आपकी स्मृतियाँ आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। मुझे अनायास ही याद आ गई, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। देखिए, छत्तीसगढ़ तो अपने आप में पत्रकारिता की बहुत जबरदस्त संस्कार भूमि है। जी, छत्तीसगढ़ मित्र जैसा अखबार वहां से निकला, पेंड्रा जी छोटी जगह से माधव सप्रे जी ने निकाला। तो जी, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत प्रेरित किया, बहुत प्रोत्साहित किया। और जी, मेरा सौभाग्य है कि श्री रमेश नैयर और श्री बबन प्रसाद मिश्र, दोनों के सानिध्य में मुझको काम करने का मौका मिला। मैंने दोनों के साथ काम किया है। जी, जी, और रमेश नैयर जी तो एक राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के नाम को स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं, जो जी, संडे ऑब्जर्वर के संपादक बने दिल्ली में, जी, जी, चंडीगढ़ ट्रिब्यून में भी वो रहे, जी, और बहुत अच्छा लेखन किया, विपुल लेखन किया उन्होंने। इसी तरह बबन प्रसाद मिश्र जी बहुत ही राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति समर्पित युग धर्म के संपादक रहे। वो बाद में नवभारत जैसे बड़े अखबार के संपादक बने। और उनके प्रोफेशनलिज्म को समझिए कि कितने गजब के प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर था। एक जमाने में वे युग धर्म जैसे आरएसएस के अखबार के संपादक रहे, तो एक जमाने में कांग्रेस समर्थित अखबार माने जाने वाले नवभारत के बहुत लंबे समय तक संपादक रहे। क्या बात है! बाद में भास्कर के भी वो संपादक रहे, थोड़े समय तक सलाहकार संपादक जी, रहे। तो ये एक व्यक्ति, एक पत्रकार की एक विलक्षणता है कि वो एक समय एक खास विचारधारा के अखबार का नेतृत्व करता है, तो दूसरे समय एक दूसरी विचारधारा के अखबार का नेतृत्व करता है, पर उसके जीवन में कहीं अंतर नहीं आता। राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति उनकी भावना में कोई मलिनता नहीं है। जी, क्योंकि अगर हम अपने काम को एक प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं, तो हम किसी भी मंच का इस्तेमाल करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और ये दोनों विभूतियां इस प्रकार के उदाहरण हैं। और मैं आज उनकी पावन स्मृति आपने दिलाई, उनकी सच में मुझे यादें और जी, उनके उनका बहुत ही आशीर्वाद मुझे रहा। मैं जी, दोनों के घरों पे बहुत जाता रहा, उनके साथ उठता क्या बैठता बात रहा। है! तो मुझे जी, बहुत ही जी। आनंद आया कि आपने इन दोनों को याद किया। मैं उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं संजय जी। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं सभी दर्शक भी चाहेंगे कि इस विषय में मैं आपसे अवश्य पूछूँ, वो ये है कि आप भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक रहे। जब हमें इसकी सूचना मिली तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि हमारा एक मित्र, हमारा अपना एक बिलासपुर का पुराना बाशिंदा जो इतने बड़े पद पर पहुँचा। तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की ज़िम्मेदारी आपको दी गई, आपके कंधों पर रही। तो उस कार्य को निभाते हुए, उस दायित्व को निभाते हुए आपका क्या अनुभव रहा? आप दर्शकों से साझा करिए। देखिए, मुझे लगता है कि अपने किसी भी काम का इस तरह जिक्र करना, एक अवसर सरकार ने दिया, भारत सरकार ने, उस अवसर पे मैं गया, मुझसे जो बन पड़ता था मैंने किया। अपने काम का जिक्र करना आपको छोटा बनाता है। और इस नाते जो मैंने किया वो लोक स्मृति में है, लोगों के ध्यान में है कि मैंने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, तो लोगों के ध्यान में है। तो मैं उसका बहुत जिक्र करके नहीं, नहीं, कुछ आप उपलब्धियाँ जो जो आप गिना सकते हो, मुझे या आप लगता है कि जिसका आप मुझे लगता जिसको है आप मुझे जिसको आप मुझे याद लगता करना है चाहेंगे कि हाँ, कि ये संजय मुझे उचित नहीं है ना। आपके नहीं, मेरा प्रश्न है कि मत गिनाइए आप। ऐसा कोई कार्य जिससे आपको बहुत संतुष्टि मिली हो कि हाँ, ये कार्य मैंने किया और ये मेरी निश्चित तौर पर जो है, मैं मुझे जो है कार्यभार सौंपा गया था, जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी, उसका निर्वाह करते हुए ये कार्य नहीं, मैंने मुझे किया, अच्छा लगा जो उससे भी मुझे दायित्व बहुत दिया गया, संतोष बहुत है। बड़ा ऐसा कुछ? दायित्व था मेरी मेरी हैसियत से और मेरे कद और उससे बहुत बड़ा दायित्व था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ऐसे अवसर प्राप्त होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। एक महान संस्था में काम करके
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत कुछ मैंने अपने आप को समृद्ध किया, समृद्ध पाया अपने आप को। जो भी सेवाएं दे सका वो मेरा कर्तव्य थी, उसको मैंने निभाया। और इस नाते वो संस्था, एक बड़ी संस्था के साथ जुड़ के आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो उसने मेरे जीवन अनुभव को, मेरे अनुभवों को समृद्ध किया और मुझे ज्यादा लायक बनाया, ऐसा मैं कह सकता अच्छा, अब मैं चर्चा करूंगा आपकी पत्रिका मीडिया विमर्श की। 19 वर्ष हो गए। अप्रैल जून वाला जो आपका अंक था वो 75वां अंक था, हीरक जयंती वाला अंक था। अब इस पत्रिका के साथ मेरी भी एक छोटी सी स्मृति जुड़ी हुई है। जब मैं रायपुर में आप थे, मैं आपके निवास स्थान पे आया था, तो आपने इसकी एक प्रति मुझे भेंट की थी, वो अभी भी मेरे पास है। और उसके बाद की और भी प्रतियां मैंने जो है श्री बुक डिपो वगैरह से लेकर पढ़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस समय पढ़ना इसे। फिर काफ़ी समय तक मैं इससे जुड़ा नहीं रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपका पाठक नहीं रहा, पर कुछ समय जब वो शुरू में प्रकाशित हुई तब मैं इसे पढ़ता था। अब ये 19 वर्ष हो गए संजय जी इस मीडिया विमर्श को प्रकाशित करते हुए। पत्रिका के संपादन से जुड़ा आपका अनुभव, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न कि क्या ये आपकी पत्रिका जिस उद्देश्य से आपने आरंभ की थी उस उद्देश्य को पाने में सफल रही? ये मेरे 2 प्रश्न। देखिए, मीडिया विमर्श को शुरू करने का एक ही उद्देश्य था, और बड़े भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ से शुरू हुई, रायपुर से इसका प्रारंभ हुआ। और इसके पहले अंक का विमोचन उस समय माखनलाल के तत्कालीन कुलपति श्री अच्युत मिश्र जी ने किया, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बी आर यादव भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये है कि एक पत्रकारिता और पत्रकारों का एक ऐसा मंच होना चाहिए जिस पर पत्रकार अपने बारे में आकर बात करें। मीडिया विमर्श ने जो यात्रा प्रारंभ की वह विषय केंद्रित थी। एक विषय लेकर के पूरा का पूरा अंक उस पर प्लान करते थे। अभी उसके तमाम अंक जो है mediaviewers.in पर मौजूद है। आप mediaviewers.in पे जाएं तो उसके अंकों का विश्लेषण आप कर सकते हैं। एक अच्छी यात्रा रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारा संपर्क लोगों से आया, और अलग अलग विषयों पर मीडिया के, खासकर भारतीय भाषाओं को लेकर के जो उसके अंक निकले हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, उर्दू, इन सब, गुजराती, इन सब सारे विषयों पर अंक निकले। अभी उसका मराठी पत्रकारिता पर अंक आने वाला है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता में क्या चल रहा है, किन चीजों की आवश्यकता है, उसका भी भान हुआ, अपना भी प्रशिक्षण हुआ, और देश भर में पत्रकारों के साथ, अलग अलग भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के साथ संपर्क बना। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस पत्रिका की है। mediaviewers.in पे जाके उसके आप अंक भी देख सकते हैं, उससे जुड़े रह सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि उसके 75 अंक पूरे हुए इस पत्रिका के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, किसी पत्रिका के लिए जो किसी शासकीय साधन पे नहीं चल रही है, निजी प्रयासों पर कोई अभियान अगर अपनी 75 सोपान पूरे करता है, तो मुझे उस बात की खुशी है। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं और इस प्रकार की जो पत्रिकाओं के साथ होता है संजय जी, बड़े उत्साह से आरंभ की जाती है, परंतु कुछ ही वर्षों में या कुछ ही समय बाद वो दम तोड़ देती है। परंतु मैं आपको आपको इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार की पत्रिका आप 19 वर्ष पूरे कर पा रही है। यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस प्रकार की पत्रिकाएं, जो मेरा अनुभव रहा है साहित्यिक पत्रिकाओं, साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो अधिकतम लोग बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, चाहे मासिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, परंतु कुछ समय बाद वो बंद हो जाती है। और आप 19 वर्ष तक इस पत्रिका, आपका 19वां वर्ष चल रहा है, हीरक जयंती आपने बनाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने अपनी पत्रिका के विषय में भी काफ़ी विस्तार से हमें जब मुझे जानकारी दी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो मित्रों, ये था मेरे कार्यक्रम का पहला भाग, जिसमें मैं प्रश्न अपने अभ्यागत से करता हूँ। अब जो है इसका दूसरा जो हमारा भाग है वो आरंभ होता है। इसमें आज हमारे यक्ष प्रश्न करने के लिए आज विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक शर्मा अद्वितीय जी उपस्थित हैं, जिनका मैंने परिचय आपको पूर्व में दिया। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न आदरणीय संजय द्विवेदी जी के समक्ष रखें। संजय जी नमस्ते। दोनों संजय जी को नमस्ते बोल रहा हूं। भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। आपका दर्शन करके जीवन धन्य हो गया मेरा तो। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा आपसे बात भी होती रहती थी IICM में, दिल्ली में। जी जी, हाँ, तो ये गड़बड़ हो गया, ये देखिए। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? अच्छी आ रही है आपकी, बिल्कुल अच्छी आ रही है, बिल्कुल बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ा है और आप एक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक हैं। जैसे भारत बोध का नया समय है, जो कहूंगा सच कहूंगा, बिल्कुल आपके व्यक्तित्व के अनुसार ही है। और भी पुस्तकें पढ़ी हैं आपकी, विभिन्न लोगों ने उनकी पटकथा भूमिकाएं लिखी हैं। बड़ा छोटा सा प्रश्न है लेकिन बड़ा गंभीर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद पे मैं बोलना चाहूंगा, नेशनलिज्म अभी ये शब्द अपने पूरे उभार पर है, और मेरा प्रश्न ये है कि कब तक उभार पर रहेगा, या कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की तरह ये भी
कालांतर में समय के साथ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? ये बस इतना छोटा सा एक प्रश्न है, तो इस पर थोड़ा सा मेरा शंका समाधान कर दीजिए। जी, देखिए राष्ट्रवाद की जो बात है, तो राष्ट्रवाद तो हर राष्ट्र का होता है, पर हमारा जो परिप्रेक्ष्य है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम राष्ट्रवाद शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं मानते, क्योंकि जब किसी भी शब्द में इज्म लग जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है। इज्म का एक प्रतिपक्ष भी होता है कि उसका कोई न कोई विरोधी होगा। हम राष्ट्रवादी हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो राष्ट्रवादी नहीं है। ये जो कंसेप्ट है राष्ट्रवाद का, ये पश्चिमी कंसेप्ट है, जहां पर एक रेस, एक जाति, एक भाषा, इस तरह की जो एक संकल्पना के साथ लोग जुड़ते थे, जहां जो देश बनाए गए, भारत को किसी ने बनाया नहीं है। भारत एक सनातन राष्ट्र है जो युगों युगों से चल रहा है। ये एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसको हम कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि राज्य को राजा बनाते हैं, पर जो राष्ट्र है उसको ऋषि बनाते हैं। भारत को ऋषियों ने बनाया है, इसलिए भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं है। हम यहाँ पर भारतीयता शब्द का उपयोग कर सकते हैं, नेशनहुड या राष्ट्रीयत्व शब्द का उपयोग कर सकते हैं, भारत बोध शब्द का उपयोग कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक हमको राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इज्म जो है ये पश्चिम से आया हुआ है। पश्चिम की जब संकल्पना के आधार आप राष्ट्र की कल्पना करते हैं, पश्चिम की संकल्पना के आधार पर जब आप राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो उसमें कुछ लोग आपके विरुद्ध में खड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अराष्ट्रीय होंगे या राष्ट्रवादी नहीं होंगे। तो इस नाते मुझे लगता है राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए। हालांकि बहुत चल रहा है, इसमें फैशन के तौर पर राष्ट्रवाद शब्द चल रहा है। हम सब राष्ट्रवादी नहीं है, हम सब भारतवादी हैं, हम सब भारत भक्त हैं, भारत भक्त हैं। नेशनहुड हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता हमारी पहचान है, भारतीयता हमारी पहचान है। तो जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है, उससे हमें सबक लेने की जरूरत है। पश्चिम का राष्ट्रवाद, चाहे जर्मन का राष्ट्रवाद हो या किसी का भी राष्ट्रवाद हो, आप देखेंगे उसने कितना संहार किया है। तो राष्ट्रवाद जब आता है, जब किसी प्रकार के वाद में हम फंसते हैं, इसलिए आपने देखा कि एकात्म मानववाद शब्द चला, बाद में एकात्म मानव दर्शन शब्द का इस्तेमाल हम सब ने प्रारंभ किया, क्योंकि वाद कहते ही आप एक प्रतिवाद को जन्म दे देते हैं। इसलिए हमने एकात्म मानव दर्शन कहना प्रारंभ किया। इसलिए हम आगे से भविष्य में भारतीयता, भारत बोध, राष्ट्रीयत्व, नेशनहुड, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। राष्ट्रवाद जैसी संकल्पना जब पश्चिम से जाके जुड़ती है, अगर आप ब्रिटेन में जाकर के, जर्मनी में जाकर के, किसी अन्य मुल्क में जाकर के राष्ट्रवाद की बात करेंगे, नेशनलिज्म की बात करेंगे, आपको बड़ी बुरी निगाह से देखा जाएगा, बहुत बुरी निगाह से देखा जाएगा। इसलिए उस पश्चिम की संकल्पना से बचते हुए हमें राष्ट्रवाद शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूं आदरणीय अशोक जी, आप आज हमारे मुख्य अभ्यागत प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी के बहुत ही विस्तार पूर्वक दिए गए प्रत्युत्तर से सहमत होंगे। और मैं अब बहुत आदर के साथ जो हमारे और भी जूम में हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वे भी आदरणीय संजय जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे विद्वज्जन जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय आप सबके समक्ष रख रहा हूं। डॉक्टर प्रदीप डहरिया जी भोपाल से, डॉक्टर संजय भट्ट जी खंडवा से, डॉक्टर विनीत उत्पल जी जम्मू से, मोहम्मद शाकिब जी दिल्ली से, डॉक्टर उदित्य सिंह जी उज्जैन से, मुकेश तिवारी जी इंदौर से, और श्री अनिल तिवारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रनीश अग्रहरी भी जुड़े हुए सागर से, डॉक्टर रनीश अग्रहरी जी डॉक्टर रनीश अग्रहरी भी सागर से जुड़े हुए हैं। जी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि होता यह है कि मैंने जब कार्यक्रम आरंभ किया था, तो चूंकि ये औपचारिकता शुरू में हम करते हैं अपने कार्यक्रम के, और उस समय हमारे कुछ अभ्यागत नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए मुझे अभी करना पड़ रहा है। परंतु कोई बात नहीं, आप सब बहुत विद्वज्जन है, मेरे कार्यक्रम में आप आए, मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं बहुत आदर सत्कार के साथ आप सबको आमंत्रित करता हूँ। मंच खुला हुआ है, आप अपने प्रश्न संजय जी से पूछ सकते हैं। आप सब लोग पूछ सकते हैं, आप में से जिनके भी मन में कोई प्रश्न हो, शंका हो, आप अवश्य संजय जी से के समक्ष रखिए। इसके बाद संजय थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, अभी मैं फिर से ज्वाइन किया हूँ। जी जी ठीक है, चलिए रजनीश जी, चलिए आप ही पहले शुरू करिए। रजनीश जी, डॉक्टर रजनीश अग्रहरी जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए रजनीश जी। जी हाँ रजनीश जी, अनम्यूट कर लीजिए। रजनीश जी पूछिए प्रश्न। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट का मैसेज भी भेजा है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
चलिए तब तक शाकिब जी आ जाइए। शाकिब जी चलिए आ जाइए। शाकिब जी अनम्यूट करके पूछिए। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, नमस्कार स्वागत है नमस्कार। आपका, आइए स्वागत जी है, पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जी सबसे पहले तो सर, जो आप सर से आईएमसी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसमें केवल फुट नोट के तौर पर मैं ये जोड़ देता हूँ कि आप पूछ रहे थे कि किस तरह के कार्य जो है एक दो जो याद किए जाते हैं। तो सर के कार्यकाल में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कोरोना का ही दौर रहा, जब जो है तमाम न्यूज़ रूम से लेके तमाम अखबार सब जो है उससे परेशान थे। तो उस दौर में भी आईआईएमसी में जो बच्चों स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट था वो लगभग 100% था। तो मैं मानता हूं कि वो सर का ही विजन था। शुक्रवार संवाद जैसी पहल सर ने की कि क्लासरूम के इतर जो नॉलेज है वो स्टूडेंट्स में इम्पार्ट की जाए। वो एक सर का मुझे लगता है बड़ी अनूठी पहल थी। और प्रकाशन के मामले में मुझे याद है कि सर के दौर में तकरीबन 4 पत्रिकाएं जो है आईएमसी से निकल रही थी। तो मुझे लगता है कि ये नुमाया काम सर के दौर में रहा, जो मुझ जैसे विद्यार्थियों के निगाह में हमेशा एक ऊंचा मुकाम रखते हैं। अब जो मेरा प्रश्न सर से है, एक पत्रिका सर निकली है एकेडमिक कॉलोनियलिज्म, तो उसको आधार बनाकर मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस पत्रिका के मुताबिक प्रोफेसर गिरिजा कुमार ने बताया है कि चूंकि आप सर दिल्ली और उसमें काफी लंबे समय तक यहाँ पर रहे हैं, तो यहाँ के जो प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट हैं जैसे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में जो है एक विदेशी और खास तौर पर अमेरिकी फंडिंग से जो है ये आज़ादी के बाद ये सारे इंस्टीट्यूट जो है वो चलाए जाते रहे हैं। और इसके जरिए ये एक तो अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान, इन दोनों के प्रति, इन जैसी संस्थाओं में उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर की जाती रही है। तो सर मैं आपसे राय आपकी इस पर लेना चाहता हूं कि अब जो भारतीय भाषाओं में ज्ञान का सृजन हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं या उसमें और किसी नई राह आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है हमारा हमारा ज्ञान जो है कभी महत्वपूर्ण नहीं था, ऐसा नहीं है। उस ज्ञान की उपेक्षा हो सकती है। धूल चढ़ा देने से चीजें खराब नहीं हो जाती। धूल झाड़ने के बाद फिर वही चीजें दिखने लगती हैं, उतनी चमकदार, उतनी खूबसूरत। तो हमारा ज्ञान इस लायक नहीं था, ऐसा नहीं है, पर हमें लांछित किया गया, हमें गिराया गया, हमें हटाया गया उन जगहों से, और हमारी जो ज्ञान परंपरा थी उस पर चोट पहुंचाई गई। पूरे के पूरे हमारे विद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। जब आप धर्मपाल को पढ़ेंगे, धर्मपाल जी को पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि हमारे कितने विद्यालय, कितने गुरुकुल क्या थे, किस तरह से भारत की शिक्षा परंपरा थी, किस तरह से भारत ने लोगों को शिक्षित किया, तैयार किया अपने लोगों को, और किस तरह से अंग्रेजों के शासन काल में पूरी की पूरी जो है व्यवस्था चौपट हो गई, नष्ट हो गई। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम हम योग्य अयोग्य नहीं, हमें किन कारणों से लांछित किया गया। हमें लांछित किया गया कि हम एक भारतीय भाषाओं को बोलने वाले, 22 बड़ी भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। हमसे कहा गया तुम अंग्रेजी नहीं आती। अब आप बताइए, हमने कभी ब्रिटेन को ये कहा, अंग्रेजों को कहा कि तुमको हिंदी नहीं आती, तुमको बंगला नहीं आती, तुमको तेलुगु नहीं आती, तुमको छत्तीसगढ़ी नहीं आती, तुम बेकार लोग हो? मतलब एक भाषा ना आना जिसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। हम अपने देश की भाषाएं जानते हैं। भारतीय तो स्वभाव से बहुभाषी, हर भारतीय 2 4 भाषाएं बोलता है। कौन सा ऐसा नागरिक होगा दुनिया के अंदर 2 या 4 भाषाएं बोलता है? पर दुनिया के अनेक मुल्क हैं, एक ही भाषा में पैदा होते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही भाषा में मर जाते हैं। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको दुनिया में जिनके जीवन में कोई दूसरी भाषा व्यापी नहीं, पर वो महान और लायक कहेंगे क्योंकि उनका एक अलग कोलोनियम का सिस्टम था। तो एक जो कोलोनियम का सिस्टम है वो तो बहुत जबरदस्त है ही, क्योंकि उसने उन कारणों से हमें लांछित किया जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे। हम अपने कपड़े पहनते थे, हम धोती कुर्ता पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, शेरवानी पहनते थे, जो भी पहनते थे, अपनी अपनी ड्रेस अपने अपने इलाकों में पहनते थे, लुंगी पहनते थे साउथ में। और हमें लांछित किया गया तुम टाई टाई कोट नहीं लगाते और कोट नहीं पहनते तो तुम घटिया आदमी हो, तुमको क्लब में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो उन कारणों से हमको लांछित किया गया जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे। हम अपने कपड़े पहनते थे, अपनी भाषा बोलते थे, अपना साहित्य संगीत पढ़ते थे, अपने तरह से चीजों करते थे,
पर हमें ये कहा गया तुम ये चीजें नहीं करते इसलिए तुम इस लायक नहीं हो। वो क्लोजियम ऑफ माइंड्स जिसको मैं वैचारिक साम्राज्यवाद कहता हूँ, उसकी बहुत गहरी छाया है, आज भी है। आज भी भारत वैचारिक साम्राज्यवाद से मुक्त नहीं हुआ है। अभी कब मुक्त होगा ऐसा कहना संभव नहीं है। कुछ प्रयास प्रारंभ हुए हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को जान रहे हैं, पर हमने यात्रा पूरी कर ली है, वैचारिक साम्राज्यवाद से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं ऐसा कहना संभव नहीं है। ऐसा अभी संभव होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी शिक्षा व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, प्रशासन में, सब जगह जो है विदेशी विचारों के आधार पर लोगों को पाला पोसा जा रहा है, और बहुत गंभीर प्रयास कोई हमारी सरकारों की तरफ से भी नहीं हो रहा है। ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो क्लोजियम ऑफ माइंड्स है उसको तोड़ने के बड़े गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। आज जो है न्याय तंत्र में आपको अपनी भाषा में न्याय मिले, इसको लेकर हमारे क्या प्रयास है? आपको अपनी भाषाओं में शिक्षा मिले, इसको लेकर हमारे क्या प्रयास है? कोई प्रयास नहीं। और अभिभावक भी साथ नहीं खड़े हैं। आप बताइए, आज अगर ये व्यवस्था कर दी जाए कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा होगी, हमारे अभिभावक ही प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देंगे, ये बता रहा हूं। तो ये एक बहुत चिंतनीय स्थितियों में हम खड़े हुए हैं, और इससे लड़ना बहुत बड़े संकल्प की हमें जरूरत है। कार्य प्रारंभ हुआ है, पर अभी वो अल्प है। इसे लक्ष्य तक पहुंचने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। जी सलभ श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, मैंने उनसे आग्रह भी किया। आदरणीय शलभ श्रीवास्तव जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो। और विनीत उत्पल जी है, विनीत उत्पल जी जम्मू से जुड़े हुए हैं। नमस्ते विनीत जी, जम्मू नमस्ते विनीत जी, नमस्कार 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 सर। सर वीडियो तो ऑन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे आप प्रश्न मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि संजय सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदी ये प्रिंट की जो पाठ्य सामग्री है वो पढ़ी नहीं जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर इसके बावजूद यदि ये समस्या है कि प्रिंट नहीं पढ़ते, ऑनलाइन पढ़ते, फिर आप इतने किताब लिखा क्यों और लिख क्यों रहे हैं? ये हो सकता है व्यक्तिगत हो, लेकिन मैं सभी लेखक वर्ग से जानना चाहता हूँ। नहीं, मैंने ये कब कहा कि प्रिंट खत्म हो गया? प्रिंट तो रहेगा ही रहेगा। मैंने कहा बैलगाड़ी और जेट हिंदुस्तान में दोनों साथ साथ चलते हैं। बैलगाड़ी आज तक बंद नहीं हुई है, और बड़े बड़े तेजस्वी विमान रोज बनाए जा रहे हैं, है ना, और जो नहीं बना सकते वो बुलाए जा रहे हैं राफेल की तरह। तो हिंदुस्तान में सब साथ साथ चलता है। यहाँ प्रिंट भी चलेगा, यहाँ टेलीविजन भी चलेगा। यहाँ बहुत बड़ा हिंदुस्तान टीवी देखता है। शहरों में लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, नई पीढ़ी टीवी नहीं देख रही है, और बहुत सारा हिंदुस्तान टेलीविजन देखता है। बहुत सारा हिंदुस्तान जो है मोबाइल पर बहुत सारे माध्यमों को देखता है। तो माध्यम बदलने से चीजें बदलती नहीं, कहीं ना कहीं हम उनको करते हैं। और जिन देशों में बहुत ज्यादा मतलब प्रिंट की वो एक नुकसान हुआ, वहां भी किताबें पढ़ी जा रही हैं। तो किताबों का भविष्य तो हमेशा है। किताबें कभी खत्म नहीं होंगी। वो सुनी जाए, वो पढ़ी जाए, वो देखी जाए, जैसे भी हो, पर किताबों का भविष्य तो है, और किताबें कभी समाप्त नहीं होंगी। क्योंकि पश्चिम के बाजार में भी अभी किताबें खत्म नहीं हुई, कि जहाँ पर इंटरनेट मीडिया बहुत अग्रणी है। अभी मैंने आपसे कहा अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कि भी हम बिजली नहीं पहुंचा पाए बहुत सारी जगहों पर। 24 आवर्स बिजली सुनिश्चित करना अभी शेष है। तो ऐसे में डिजिटल इंडिया बनना भी अभी शेष है। तो इस नाते किताबें बनी रहेंगी, और किताबें जब तक हाथों में है, वो आपके साथ है, आपकी यात्राओं में, आपके अकेलेपन में, हर तरह से आपका साथी बनी रहेंगी। और इसलिए किताबों के बाजार को लेकर के भी कभी कोई सवाल नहीं है। किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, और किताबें भेंट भी की जा रही हैं। जी थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने जवाब दिया। हाँ, एक मिनट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ आदरणीय। फेसबुक में जो मेरे कुछ परिचित जुड़े हैं, और आदरणीय संजय जी के भी परिचित जुड़े हैं, उनके कुछ नाम ले रहा हूँ। हालांकि उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछे, हमें आपको शुभकामनाएं बस दी है। मुकेश तिवारी जी हैं, डॉक्टर मुदिता पचौरी जी हैं, उषा उपाध्याय जी हैं, और हमेशा की तरह सूरीनाम से मेरे 2 परिचित जो जुड़ते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उन सबका कोई प्रश्न नहीं है, उन सब ने आपको शुभकामनाएं दी है। परंतु मैं फेसबुक पे जो लोग जुड़ते हैं, अगर वो कुछ कमेंट्स करते हैं तो उन्हें जो है हमेशा अपने कार्यक्रम में शामिल करता हूँ। तो आप, हाँ, आदरणीय रजनीश अग्रणी जी, आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य करिए। हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान पे पहुंच चुके हैं। हेलो, क्षमा चाहता हूँ सर। रजनीश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। एक तकनीकी समस्या के कारण आवाज नहीं आ पा रही थी। सर आपसे ये है कि चूंकि आपने भाषा की बात की, और खासकर हिंदी भाषा की बहुत गहनता के साथ बात की, और मीडिया में उसके जो भी प्रयोग है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उस पर बात की। एक और भाषा से संबंधित एक नया विमर्श इस समय खड़ा हो रहा है, जो त्रिभाषा सूत्र का है।
जो 1964 में कोठारी कमीशन ने माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की बात कही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उसे फिर से लागू करने की बात की, और अभी एनईपी 2020 के हम कह सकते हैं तारतम्यता में सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा कि हमें त्रिभाषा सूत्र पढ़ाया जाना चाहिए सारे विद्यार्थियों को। इस नजरिए को देखते हुए पूरे भारत में एक नया भाषा को लेकर एक नया विमर्श खड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि भाषा सिर्फ एक अभिव्यक्ति या विचार विनिमय का माध्यम नहीं हो सकता, अपितु वह एक पहचान का भी बहुत बड़ा स्रोत है। तो ऐसे में त्रिभाषा सूत्र के लागू होने में मीडिया की क्या भूमिका होगी, मीडिया संस्थानों की क्या भूमिका होगी, और जो पत्रकार बंधु खासकर भारतीय भाषा या हिंदी भाषा में काम कर रहे हैं उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर मैं आपका विचार जानना चाहूंगा आदरणीय संजय सर। देखिए रजनीश जी, मीडिया का तो काम ही भाषा का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि मीडिया बिना भाषा के तो बात करता नहीं है, और हर मीडिया की अपनी कोई न कोई भाषा है। वो भारतीय भाषाओं में जो 22 बड़ी भारतीय भाषाएं हैं, उसके अलावा बोलियों में भी मीडिया है। तो मीडिया तो सर्विस दे ही रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता उसको बोल के बता रहा है, जो टेक्स्ट पढ़ सकता उसके लिए टेक्स्ट उपलब्ध है। तो अलग अलग माध्यमों से जो है हमारी भारतीय भाषाओं की सेवा तो मीडिया कर ही रहा है। और आज भारतीय भाषाएं अगर ग्लोबल हुई हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो सुनी, देखी या पढ़ी जा रही हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है हमारे डिजिटल माध्यमों को है। आज कौन सी ऐसी भारतीय भाषा है जो 22 बड़ी भारतीय भाषाओं सहित हमारी जो बड़ी बोलियां हैं वो कौन सी है जो वैश्विक नहीं है? सभी भारतीय भाषाएं आज वैश्विक प्रवास पर है। दुनिया भर के अंदर उनको पढ़ा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, उनको सुना जा रहा है। आज यूट्यूब के माध्यम से, तमाम चैनल्स के माध्यम से इस डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा जो प्रभाव है, इस डिजिटल मीडिया ने भूगोल के द्वंद्व को समाप्त कर दिया है। इसका कोई भूगोल नहीं है और इसका कोई समय भी नहीं है, या इसकी पूरी सृष्टि में प्रसारित और 24/7 ऑन है। तो इस नाते हमारी भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका इस समय मीडिया निभा रहा है। जो लोग टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी का टेक्स्ट पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनका लालन पालन वहां हुआ, पर वो हिंदी समझते हैं, तो इसलिए वो, जैसे हमारा ये संवाद है, ये उनके समझ में आ सकता है, पर टेक्स्ट को उनको लिए पढ़ना मुश्किल है। अखबार भी ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि अब जो है अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप खबर को सुनिए, उस खबर को आप क्लिक करेंगे, खबर का पाठ प्रारंभ हो जाएगा, खबर को आप सुन सकते हैं। किताबों के साथ ये व्यवस्था की जा रही है कि किताबें सुनी जा सके, किताबें सुनी जा रही हैं, अखबार सुने जा रहे हैं और मैगजीन सुनी जा रही है। पॉडकास्टिंग की अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया खड़ी हुई है और उसके नाते भाषा विकसित हो रही है। जहां तक त्रिभाषा या 4 भाषा फार्मूले का बात है कि मैंने आपसे कहा कि भारतीय समाज स्वभाव से बहुभाषी, मतलब आप ये देखें कि दुनिया के तमाम मुल्कों में जिसका मैंने जिक्र किया, हो सकता है आप फ्रेंच पैदा हो, एक फ्रांसीसी भाषा सीखें, उसी फ्रांसीसी भाषा के साथ आप जीवन आपका समाप्त हो जाए, पर भारत में संभव नहीं है। भारत का व्यक्ति पैदा होते ही पहले अपनी बोली सीखता है, फिर अपने राज्य की भाषा सीखता है, रोजी रोजगार के लिए जिस राज्य में जाता है वहां की भाषा सीखता है और अपने कारपोरेट नेगोशिएशंस के लिए अंग्रेजी भी सीखता है। तो इस नाते उसको 3-4 भाषाओं से उसका साबका दिन भर जीवन भर में पड़ता है। और इस नाते भारतीय भाषाओं को साथ लेकर के चलना, भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना सरकारों का भी प्रयास है, पर समाज का प्रयास भी होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को विद्यालयों में जब सुविधाएं प्राप्त हुई, हमने फ्रेंच सिखाने का काम किया, हमने जर्मन सिखाने का प्रयास किया, पर हमारे ये भी प्रयास हो सकते थे, हम शायद तेलुगु सीख सकते थे, शायद हम बंगला सीख सकते थे, शायद हम असमिया सीख सकते थे, कोई भारतीय भाषा भी हम सीख सकते थे, पर उस दिशा में हमने कोई प्रयास नहीं किया। तो ये भी हमें प्रयास करने की जरूरत है कि जो अपेक्षा हम गैर हिंदी भाषी विद्यार्थियों से कर रहे हैं, गैर हिंदी भाषी लोगों से कर रहे हैं वो हिंदी सीखें, तो क्या हम इतने उदार हैं कि हम उनकी भाषा को भी सीख सकें? उनकी भाषा नहीं, हमारी भाषा है, ये सब भारतीय भाषाएं हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा ना कि भारत की समस्त जो भाषाएं हैं वो राष्ट्रभाषाएं हैं और हिंदी हमारी जो है राजभाषा है। तो राजभाषा एक अलग चीज हो गई कि भारत सरकार के साथ काम करना है तो आपको राजभाषा के रूप में हिंदी को सीखना पड़ेगा। राज्य में काम करना, उस राज्य की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। तो राजभाषाएं अलग हैं और भारतीय भाषाएं अलग हैं। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के द्वंद्व को समाप्त कर हमें अधिकतम भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए साथ मिलकर चलना पड़ेगा, अगर अंग्रेजी के साम्राज्यवाद से लड़ना है। अगर भारतीय भाषाएं साथ नहीं आएंगी, आपस में लड़ती हैं, अंग्रेजी जगह बनाती है,
तमिल और हिंदी लड़ाई करते हैं तमिलनाडु में, स्पेस अंग्रेजी को मिलता है, ध्यान रखिए। दो भारतीय भाषाएं लड़ेंगी, हमेशा तीसरी को मौका मिलेगा जो भारतीय भाषा नहीं होगी। ये भी हमें समझने की जरूरत है। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी उपलब्ध हो गए, अगर कुछ प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। जी आदरणीय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई प्रश्न हो तो रखिए, क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, बस कुछ मिनट, वैसे तो समय हो चुका है, पर अगर आप प्रश्न करना चाहें तो अवश्य करिए। आप म्यूट है सर, तो आप अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी हाँ चलो जी, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो फोन से जुड़ने में कुछ समस्याएं आ रही हैं एक्चुअल में, वो आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट ही नहीं हो रहा, कुछ ऐसी कुछ इशू है। चलिए ठीक, आगे बढ़ो। चलिए कार्यक्रम का अब कार्यक्रम जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है, और मैं अगर शलभ जी बोल रहे हैं क्या? शलभ जी, हाँ शलभ जी, अगर प्रश्न है तो पूछिए जी। हेलो, हाँ प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए अगर कोई प्रश्न है तो। हेलो जी, तकनीकी समस्या मैं समझता हूँ कि शायद इस कारण जो है वो प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। और एक सज्जन है, उनका नाम नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, वो शायद प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। प्रदीप डेहरिया जी है क्या? हाँ प्रदीप जी, हाँ डॉक्टर प्रदीप डेहरिया जी है। बताइए प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार जी। आप दोनों संजय जी को जो है मेरा नमस्कार। अरे वाह, नमस्कार प्रदीप जी। मेरा प्रश्न संजय द्विवेदी जी से है जी। वैसे तो मैं सर को लगभग 2.5-3 दशक से जो जानता हूँ, उनके साथ में भी हूँ, सर का सहयोगी भी हूँ। मैंने सर के साथ अध्ययन भी किया है, तब से देखा कि सर पढ़ाई के तत्काल बाद जो है वो पत्रकार रह चुके हैं। पत्रकार के बाद पत्रकारिता के सबसे बड़े पद संपादक में रह चुके। इसके बाद जो है वो प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर के बाद विभाग अध्यक्ष बन गए, विभाग अध्यक्ष के बाद कुल सचिव, कुलपति, ये सब बन चुके। और उसके बाद भारत सरकार के जो IIMC है उसने महानिदेशक का पद भी जो है पा चुके। अब सर आगे का जो है क्या प्लान है, उसमें जो है राजनीति भी प्लस होती है, उसको आप इसका खुलासा करिए आज। बहुत जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है आपका, और आपको इसके लिए बधाई सर। अरे हम तो उनको बहुत प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं सर। बहुत प्रगति करें, उनकी प्रतिभा का देश उपयोग कर पाए। आज इस मंच से जो है सर वो अपने मन की बात को जो है हम सारे लोगों को बताएं, ये अपेक्षा है मेरी। नहीं, मन की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉपीराइट है, वही करेंगे मन की बात। हम लोग तो बस आपस की बात करेंगे, मित्रों की बात करेंगे। तो ये सब जो भी आपने बताया अभी तक, ये सब तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि मेरा एकमात्र सपना था अपने जीवन को लेकर के कि मैं किसी एक दैनिक अखबार का संपादक बनूं, संजय जी। तो वो स्वप्न पूरा हो गया प्रदीप जी, बहुत कम आयु में। इसके बाद आपने जो कुछ अभी गिनाया है, ये सब तो भगवान की कृपा है, अतिरिक्त प्राप्त हो गया है बहुत ज्यादा। तो अब कोई स्वप्न एक तरह से शेष नहीं है। यही है कि अपने जीवन को ऐसी तरह सार्थकता देते हुए और कुछ लोगों के काम आ सकूं, लोगों के अपनी भाषा को लेकर, जिस भाषा ने मुझे इतना दिया और जिस भाषा में लिख पढ़ करके मुझे मेरी एक पहचान बनी और लोगों के साथ जुड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात की पूरे देश को जानने का मौका मिला अपनी भाषा के माध्यम से। तो अपनी भाषा के लिए अगर कुछ कर सकूं और अपनी भाषा का एक उत्थान होता हुआ देखूं, और नई पीढ़ी भी उसी प्रकार, जिस प्रकार हम सब अपनी भाषा के समर्पित हैं, नई पीढ़ी भी हमारी भाषा को लेकर उसी प्रकार का अनुराग अपने अंदर विकसित करे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक अध्यापक की कामना ये होती है कि एक नई पीढ़ी जो सृजित हो रही है, उसके हाथों से या उसके माध्यम से वो पीढ़ी एक राष्ट्रीय भावना से भर करके, भारतीयता के भाव से भर करके आगे बढ़े, यही कामना है। बाकी दायित्व तो मिलते रहते हैं, जो दायित्व मिलते हैं उनका निर्वहन किया ही जाता है, पर मूल बात यह है कि ये देश रहना चाहिए। जी संजय जी। तो संजय जी, मैं ऐसा है कि प्रोफेसर साहब, ऐसा है कि कार्यक्रम का समय तो काफी पहले समाप्त हो चुका था, परंतु आपसे बात करने का, आपसे वार्तालाप करने का मोह जो है हम में से कोई भी नहीं छोड़ पा रहा था, और बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा है अभी भी कि ये कार्यक्रम चलता रहे, हम आपसे और भी लंबी
बात करते रहे, अनेक विषयों पर आप हमारा ज्ञान बढ़ाते रहे, अनेक विषयों पर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ और आप उसका प्रति उत्तर देते रहे, परंतु हर कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, हम उसके साथ बंधे हुए हैं। कार्यक्रम 1 घंटे का था और अभी हम 15 मिनट ऊपर हो चुका है। तो अब मैं ये अवश्य अपने दर्शकों से वादा करता हूँ कि मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी को फिर से अपने कार्यक्रम में भविष्य में अवश्य बुलाऊंगा और हम उनसे फिर उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ फिर जो है पत्रकारिता को समझेंगे, उसको उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, भाषा के संबंध में जो उनके विचार हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो अतिथि जो आदरणीय संजय जी के परिचित हैं, जो आज इस कार्यक्रम में जूम में उपस्थित हुए सब विद्वतजन हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और वो मेरे कार्यक्रम में आए इसके लिए उनके प्रति मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि थे जिनको मैंने यक्ष प्रश्न करने के लिए आमंत्रित किया था, उनके प्रति भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आदरणीय संजय जी, आप मेरे कार्यक्रम में आए, आप मेरे मित्र हैं और आप इतने आपने जो प्रगति की हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है और इसी तरह आप हिंदी पत्रकारिता की सेवा करते रहें, ऐसा हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं यहाँ पर अपना कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, रजनीश जी को, शाकिब को, सभी लोगों को, सभी दोस्तों को, है ना, सबको, सलभ श्रीवास्तव जी को, प्रदीप बेहरिया जी को, जी, सभी मित्रों को जो जुड़े हुए हैं, माधवरानी शर्मा जी, बहुत दिनों बाद अशोक शर्मा जी मिले, उनको भी मेरा धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। संजय भाई बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चर्चा हुई। थैंक यू।